हाँ देखिए, बीच बीच में थोड़ा उधर देखते रहना, वो बंद ना हो जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब हुआ मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बढ़िया है। पहला, लैंडिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट, क्या वन डायमेंशनल मोशन होगा? तो मान लो कि ये रनवे है, तो एयरक्राफ्ट का लैंडिंग कुछ इस तरीके से ना होता है। तो अगर कर्व हो गया तो ये वन डायमेंशनल मोशन नहीं है, तो ये नहीं होगा। अगला कहता है अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड दी सन। तो अगर ये आपका सन है और अर्थ उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, ये वन डायमेंशनल मोशन है? क्या ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन है? तो नहीं है। इसको काटिए आप यहाँ से। ये समझ लीजिए कि नीट 2011 का सवाल है। मोशन ऑफ व्हील ऑफ अ मूविंग ट्रेन, कोई भी ट्रेन मूव कर रहा है, उसका चक्का का जो मोशन है वो वन डायमेंशनल मोशन होगा? कहीं नहीं होगा। क्या है कि चक्का का हर पॉइंट जो है वो ऐसे रोटेट भी कर रहा होगा और साथ ही साथ ऐसा जलेबी वाला मोशन करता हुआ आगे भी बढ़ रहा हो, ये भी नहीं है। बहुत क्लियर है कि ट्रेन रनिंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक। तो हम पूरे ट्रेन को ओवरऑल अगर हम देखें ना, और ट्रैक बिल्कुल कैसा है? स्ट्रेट है, तो मान के चलेंगे कि ये लगभग वन डायमेंशनल मोशन है। ठीक, चलिए, तो यही ऑप्शन सही रहेगा। ये कहता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन कि 3 लड़कियां हैं ए, बी और सी, और ये 200 मीटर के रेडियस वाले एक सर्कुलर ट्रैक पे स्केटिंग कर रही हैं। स्केटिंग आप समझते हैं? हाँ, मतलब इधर इंडिया में तो खैर उतना ज़्यादा क्या कहा जाता है, ये सब पॉपुलर नहीं है, लेकिन ऐसी कंट्रीज़ में जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ता है या लगभग मान के चलिए कि 9-10 महीना ठंडा ही रहता है, तो वहाँ की झीलें वगैरह जो होती हैं ना, वो अक्सर जमी हुई होती हैं। तो बच्चे उसके ऊपर स्केटिंग करते हैं। वो जूतों में ब्लेड लगा होता है ना, तो उसके ऊपर स्केटिंग करते हैं। 3 लड़कियां हैं किसी सर्कुलर ट्रैक में स्केटिंग कर रही हैं, और बताइए रेडियस कितना है इसका? 200 मीटर। बहुत बढ़िया, रेडियस दिया हुआ है 200 मीटर। ठीक है, बढ़िया है। अब सुनो, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट पी, उनको पॉइंट पी से स्टार्ट करना है और कहाँ जाके रुकना है उनको? हाँ, डायमेट्रिकली ऑपोजिट टू पी। बताना चाह रहा है कि ये जो क्यू है वो इसके जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट। आप डायमीटर ड्रॉ करिएगा तो दूसरे साइड में आपको मिलेगा। फॉलोइंग डिफरेंट पाथ्स है शोन इन फिगर, आपको दिख रहा होगा। ए का पाथ ऐसा है, बी का पाथ एकदम सीधा है, और सी का पाथ तो और ऐसा टेढ़ा मेढ़ा है। ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फॉर ईच? आपको बताना है कि सबके लिए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करते हैं? अरे पाथ ऐसा हो चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, डिस्प्लेसमेंट के लिए तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन को सीधे सीधे मिलाया ही ना जाता है। तो बताइए ना, अगर रेडियस ऑफ ट्रैक 200 मीटर है तो ये डायमीटर ना है? तो बहुत बढ़िया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट फॉर ए कहिए या चाहे बी कहिए या चाहे सबके लिए कितना आएगा? 400 मीटर। क्लियर है। आगे बोलता है कि व्हाट इज, अच्छा ये तो हो गया। फॉर विच गर्ल, वो ऐसी कौन सी लड़की है जिसके लिए ये जो चीज आया है ना वो एक्चुअल पाथ लेंथ के भी बराबर है? किसके लिए? माने पाथ लेंथ का मतलब डिस्टेंस होता है। तो कहीं ना कहीं आपसे ये पूछना चाह रहा है कि ऐसी कौन सी लड़की है जिसके लिए डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड उसके द्वारा ट्रेवल्ड डिस्टेंस के भी बराबर है? तो वो बी के लिए, क्योंकि वही ना स्ट्रेट लाइन पाथ में मोशन की है। बहुत बढ़िया। तो सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा बी नाम की लड़की। अच्छा, मैं आपसे ये पूछूं कि इसमें से ऐसी कौन सी लड़की है जिसने सबसे ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है? सबसे ज्यादा डिस्टेंस सी ने ट्रेवल किया, उसके बाद इसने, और सबसे कम डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया। क्लियर है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि ऑन एन ओपन ग्राउंड अ मोटरिस्ट फॉलो अ ट्रैक दैट टर्न्स टू हिज लेफ्ट बाई एट एन एंगल ऑफ कितना? 60 डिग्री आफ्टर एवरी 500 मीटर। अब समझिए हो क्या रहा है। एक मोटरिस्ट है जो सबसे पहले चलेगा कितना मीटर बताओ? 500 मीटर। मोटरिस्ट का मतलब मोटरसाइकिल चलाने वाला। अब ये अपने लेफ्ट घूमने वाला है 60 डिग्री। तो आप बताइए कि अगर वो ऐसे चल रहा है तो लेफ्ट का मतलब क्या होगा? इधर के इधर। हाँ, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ये, अरे ये ना लेफ्ट है। घड़ी लेफ्ट हाथ में जनरली बांधा जाता है कि नहीं? तो ये लेफ्ट है। तो बाबू अब इधर है ना घूमेगा, तो लेफ्ट में एकदम 90 डिग्री नहीं घूम जाना, बस इसको 60 डिग्री घूमना। तो काम करिए, थोड़ा सा लाइन खींच लीजिए ताकि हम यहाँ से 60 डिग्री मोड़ें, तो ऐसा ही ना जाएगा। और ये वाला जो एंगल है मान लीजिए कि कितना है? एकदम 60 डिग्री। बहुत बढ़िया। अब फिर 500 मीटर चलेगा, फिर अपने लेफ्ट घूमेगा वो
60 डिग्री। नहीं समझ में आया तो ये जो डिस्टेंस मैं दिखा रहा हूँ ये 500 मीटर, बार बार लिख नहीं रहा हूँ, समझना कि 500 मीटर है। अब एक बात बताओ, 60 डिग्री लेफ्ट घूमने का मतलब हुआ इधर ही ना घूमेगा, तो पहले तो एक सीधा लाइन खींच लीजिए, इसको 60 डिग्री इधर घुमा दीजिए, मिला जुला कर टोटल अभी तक ये 120 डिग्री घूम चुका है। 60 डिग्री यहाँ, 60 डिग्री, आप समझ रहे हैं? बहुत बढ़िया। 500 मीटर फिर चलेगा ये ना, बार बार मैं ये 60 डिग्री नहीं लिखूंगा, थोड़ा सा फोटो कचरा टाइप का होगा, लेकिन समझ तो रहे हैं ना। फिर 500 मीटर चलने के बाद अभी अपने लेफ्ट घूमेगा। बताइए लेफ्ट का मतलब इधर है ना, समझिएगा ना कि मैंने मुझे मेरे घड़ी वाले हाथ की तरफ मुड़ना है, तो इधर मुड़ेगा। तो पहले सीधा एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए ताकि आप इससे लेफ्ट घुमा सके। कितना? 60 डिग्री। और 60 डिग्री घूमने का मतलब है ये पूरा 180 डिग्री घूम चुका है। 180 डिग्री घूमने का मतलब हुआ पहले जा रहा था इधर, अब जाएगा इधर। 180 का मतलब जस्ट अभी वो अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। क्लियर है? फिर अपने लेफ्ट घूमेगा, तो लेफ्ट का मतलब इधर ना घूमेगा, तो एक लाइन सीधा खींच लीजिए और यहाँ से आप 60 डिग्री इधर मोड़ के 500 मीटर चला दीजिए। फिर ये अपने 60 डिग्री लेफ्ट घूमेगा। बताइए ऐसा चल रहा है? इधर ना घूमेगा। बोलो बाबू, तो एक सीधा लाइन खींचा मैंने, बोलो 500 मीटर आप चला दीजिए। और बाबू कहने का मतलब है कि 180 डिग्री यहाँ घूमा था, यहाँ और जोड़ो, बताओ 240 डिग्री, तो ये 240 डिग्री। अब जब ये घूमेगा ना, ये छठी बार घूमने, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, और ये छठी बार घूमने जा रहा है, 6th बार घूमने जा रहा है। तो 360 डिग्री नहीं घूम गया। 360 डिग्री घूम जाने का मतलब हुआ कि अब वो वापस उसी डायरेक्शन में आ चुका है जिस डायरेक्शन में वो पहले चल रहा था। और उसके बाद सो ऑन, यही चीज अब बार बार रिपीट होता जाएगा। क्लियर है? तो दिस इज द कंडीशन। कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम अ गिवन टर्न, तो एक काम करते हैं ना, हम यहीं से स्टार्ट कराएं। तो इस टर्न से आप स्टार्ट कराइए। स्पेसिफाई द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मोटरिस्ट एट द 3rd, 6th एंड 8th टर्न। बताओ सबसे पहले कि 3rd टर्न कौन सा है? तो दिस इज द पहला टर्न, दिस इज द दूसरा, यही ना तीसरा है। तो एक बार बाबू तुमको यहाँ पे टर्न कराना है। बोलिए, माने जगह नहीं छूटेगा। ठीक है, ठीक, ठीक है, बैठ जाओ, कोई बात नहीं, जगह नहीं छूटेगा। देखिए ये आप जो है ना, हम लोग कितना भी जिंदगी में थियरी पढ़ लें, समझ रहे हैं, कोई फायदा जब तक आप ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं करिएगा। बोलिए ना, आपको डाउट हो उसको क्लियर नहीं करिएगा, आप समझ रहे हैं, तब तक कोई फायदा नहीं। वो समझ लेना कि वो थियरी वाली क्लास का 20% ही फायदा होता है, बाकी 80% तब ना होगा जब आप उसको अप्लाई करिएगा। जब आपने डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पढ़ के समझ लिया है तो आपसे सिचुएशन सॉल्व होना चाहिए ना। हाँ, तो लोगों को लगता है ना कि वो क्लास ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो ऐसे ही सर बुला लिए हैं, मन नहीं लग रहा होगा उनका ना। क्या बात करते हो यार, इस समय में तान के सो रहा होता है। खैर छोड़िए, तीसरा टर्न ये है, चौथा टर्न अच्छा छठा टर्न, फिर 7वां और 8वां टर्न ये ना है बाबू। तो आपको इन 3 जगहों पे, हाँ मतलब ठीक है, 2 3 ये हो गया आपका, ये होगा आपका चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, फिर ये क्या हो जाएगा। तो मैंने दूसरा टर्न 8वां टर्न एक ही जगह आया है, बस समय अलग अलग होगा। जा हाँ ठीक है। तो सबसे पहले एक काम किया जाए कि मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ, जिंदगी भर याद रखिएगा कि एक अगर हेक्सागोन हो और वो भी रेगुलर हेक्सागोन हो, रेगुलर हेक्सागोन का मतलब हुआ 6 साइड्स होने चाहिए और 6 के 6 इक्वल होने चाहिए। और मान लीजिए कि अगर ए है तो आपको पता है कि जब हम एकदम आमने सामने वाले डायगोनल्स को मिलाएंगे तो ये जितने भी ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं सब इक्विलेटरल ट्रायंगल्स हैं, सब के सब समबाहु त्रिभुज हैं। क्या ये आपको पता है? क्योंकि आप जानते हैं बाबू कि 360 को जब हम 6 हिस्सों में बांटेंगे तो 60 आएगा। आप ये भी जानते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है, तो सामने वाले एंगल्स भी बराबर होंगे हैं। और तीनों मिलके होना चाहिए 180। ये अकेले 60 है तो ये दोनों मिलके 120। अब 120 को भी आधा आधा बांटेंगे तो 60 डिग्री और 60 डिग्री। इज इट क्लियर? बोलो जल्दी। तो अगर ये एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, का मतलब हुआ सारे साइड्स इक्वल होंगे। तो अगर ये ए है तो ये भी ए और ये भी, तो सब ये जितना भी आपको सेक्शन दिख रहा है ना, ये जितना भी दिख रहा है सब का सब कितना है, ए ए ए ए और ए है।
तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस तो a होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस तो 2a होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन ऑल्टरनेट कॉर्नर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, ये कितना होगा देखते हैं, किसी को पता है कि नहीं? आई डोंट थिंक कि कोई जानता है। हाँ बोलो। रूट 2 नहीं, रूट 3a होता है। आपको पहले से पता था? पहले से पता था रूट 3a होता है। कितना होता है? हम इसको दो तरीके से चाहे तो प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। पहला तरीका ये है कि आपको मैंने, अच्छा ये a है तो ये भी तो a ही ना होगा। आपको मैंने क्या कहा जाता है, कोसाइन रूल पढ़ाया है ट्रायंगल से रिलेटेड। तो कोसाइन रूल में हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि अगर मान लीजिए कि ये a है, ये b है, ये c है, ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। याद आया? नहीं याद होगा, एकदम नहीं याद होगा। याद है तुम लोगों को? देखो झूठ बोल रहे हो तुम लोग हैं। तो इसका इस्तेमाल करके हम चाहें तो ये निकाल सकते हैं। कैसे निकाले बताइए? तो हमको ये वाला एंगल पता है ना 120 डिग्री, तो ये सामने वाला साइड ही ना हमको निकालना है। तो सामने वाला साइड मान लीजिए x है, कितना है? तो थीटा के सामने वाले साइड का स्क्वायर ना लिया जाता है, तो हम लोग बोलेंगे x का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अरे b की जगह पे भी a ही है। अच्छा माइनस 2a और cos कितना 120। आप जानते हैं cos 120 डिग्री माइनस 1/2 होता है? नहीं जानते हो तुम? अरे 180 में से घटाएंगे तो 60 आएगा, तो cos 120 का आंसर वही होगा जो cos 60 का होता है ना। लेकिन cos है तो नेगेटिव में जाएगा, साइन होता है तो पॉजिटिव रहता, cos है तो नेगेटिव में जाएगा, तो माइनस 1/2 होगा। अब यहाँ माइनस 1/2 अगर हम लिखें, एक काम करते हैं ठीक से एक बार फिर से लिख लेते हैं, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कितना होगा, और ये माइनस 1/2 ना आने वाला है, उसका माइनस वा सामने दे दोगे तो ये प्लस 2 फिर a स्क्वायर और फिर 1/2 से 2 कट गया, मिला जुला के ये 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर हुआ, स्क्वायर उधर जाएगा। तो बताइए x इज इक्वल टू अंडर रूट 3a स्क्वायर का मतलब अंडर रूट 3a नहीं हो गया। तो दिस इज द पहला मेथड। दूसरा मेथड अगर आप इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो आप ना सिर्फ बाबू ये वाला ट्रायंगल ध्यान से देखिए, ये वाला ट्रायंगल आपको पता ना कि 90 डिग्री है। ये नहीं समझ में आया? कितना है? ये भी पता है ना कि एकदम ये a/2 होगा, तो ये कितना है? a है। ये कितना है? a/2। तो हमसे ये नहीं निकलेगा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो अगर हम इसको बोल दे y, इसको क्या बोल दें? y, तो बाबू दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर बराबर दिस स्क्वायर, चाहे दिस स्क्वायर इज इक्वल टू दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। तो y का स्क्वायर जो होगा, y का स्क्वायर जो होगा, आप लोगों को ये कलर दिखता है ना? y स्क्वायर ये क्या है बताइए? तो y स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। अरे हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस ऐसा, तो मैंने a स्क्वायर माइनस कितना a/2 का होल स्क्वायर, सॉल्व करो ना। a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 होगा, एलसीएम 4 आएगा या नहीं आएगा, तो ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 3a स्क्वायर हो गया। और बाबू ये हम निकाल क्या रहे हैं? y ना, y का स्क्वायर ना निकाल रहे हैं। चलो ठीक है, इधर हम लोग लिखते हैं कहीं, ठीक है। जब ये स्क्वायर वाई इधर जाएगा तो y बराबर क्या होगा? रूट 3a/2। अब आप बताइए, आपको नहीं लग रहा है कि ये पूरा जो है इसका डबल है? तो अगर ये रूट 3a/2 है तो ये भी रूट 3a/2 होगा। तो रूट 3a/2 को डबल करना दीजिए, आप हैं डबल करना दीजिए। कितना आया? नहीं आया। तो भले मैंने दो तरीके से प्रूफ करके बता दिया कि किसी भी, देखिए अगर आप एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते तो ये सब रिजल्ट आपको याद, अब क्या एग्जाम में आ जाएगा ऐसा कुछ, तो हम बैठ के ये सब करते रहेंगे, तो उतना फुर्सत नहीं होता है किसी भी क्वेश्चन को करने का। किसी भी एग्जाम में 3 मिनट से ज़्यादा समय आपको नहीं मिलता है। नीट में तो एक क्वेश्चन के लिए बस 1 मिनट, 180 क्वेश्चन 180 मिनट में। अब नीट में कुछ ऐसा आ गया तो इसको हम बहुत भारी क्वेश्चन भी नहीं मानेंगे, लेकिन क्या हम ये निकालने बैठ जाएंगे तो हमको लग रहा है 2 मिनट इसी में लग जाएगा, तो 2 क्वेश्चन का समय खा जाएगा कि नहीं। तो आप याद रखिएगा, ये है a, ये होता है रूट 3a, ये होता है 2a। अरे ये तो दिख रहा है रे भाई, ये कितना होगा? ये अरे भाई ये और ये बराबर ही ना है, ये रूट 3a ही ना है, ऑल्टरनेट है ये भी। याद रखोगे इस बात को? रूट 3a, बहुत बढ़िया। आइए अब हम लोग देखते हैं तीसरे टर्न कौन, छठे टर्न और 8वें टर्न में डिस्प्लेसमेंट कितना, डिस्टेंस कितना। तो पहले देखेंगे तीसरे टर्न। तो बताइए ना, ये था पहला टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा टर्न,
इसमें डिस्टेंस इसने कितना ट्रेवल किया है? 500 500 500। बताओ डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कितना है? तो 1500 मीटर। इसमें कोई डाउट है? अगर कोई आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछेगा तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम सीधे ना मिलाएंगे? तो बताइए ना, अगर ये a होता है तो ये कितना होता है? 2a। a और a 2a नहीं होता है। 2a का मतलब कितना हो गया? हाँ 1000 मीटर। 1000 का मतलब 1 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हो गया 1500 मीटर, डिस्टेंस हो गया 1000 मीटर। अगर हम 6th टर्न की बात करें तो आइए दूसरा देख लेते हैं। यहां से चला था तो पहला टर्न, दूसरा टर्न, तीसरा, चौथा, पांचवा और क्या? तो 6th टर्न का मतलब क्या हुआ? जहां से चला था वहीं पे पहुंच गया। तो पहले तो तुम डिस्टेंस बताओ बाबू। तो 500 500 500 500 500 500 6 बार ना, पूरा 3000 मीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट की बात होगी कितना मीटर? 0 मीटर आएगा। हम मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली देख रहे हैं, ठीक है। अगला बोलता है 8th टर्न। तो ये देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, फिर 7वां। यहाँ पर क्या है? और यहाँ पर 8वां। 8th टर्न में डिस्प्लेसमेंट तो यही ना हुआ है, लेकिन डिस्टेंस कितना है? क्या दिक्कत है? नहीं समझ में आ रही है? अरे 500 500 500 500 6 बार है, फिर 2 बार और बढ़ा लो तो 4000 होगा ना। हाँ, तो इस केस में जो आपका डिस्टेंस होगा वो कितना होगा? 4000 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? क्या बोला मैंने? ये a होता है, ये a होता है, तो ये √3 ना होता है। तो ये हो जाएगा √3 इंटू कितना? 500 मीटर। मन करे तो आप √3 की जगह पे 1.732 रख लीजिएगा। अरे बोलिए, जो भी व्हाटएवर जो भी आंसर आ जाए। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए, ये कहता है कि रीड ईच स्टेटमेंट बिलो केयरफुली एंड स्टेट विथ रीजन इफ इट इज ट्रू और फॉल्स। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज अ स्केलर। ट्रू बात है भाई। मैग्नीट्यूड का मतलब ही हुआ कि हमको डायरेक्शन, तो वो स्केलर ही होगा। एकदम सही बोल रहा है। ईच कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज अ स्केलर। जी नहीं, वेक्टर को तोड़ा जाता है तो वो वेक्टर में ही टूटता है। तो वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होंगे वो भी वेक्टर्स ही होंगे। तो ये फॉल्स हो गया, गलत है। द टोटल पाथ लेंथ इज ऑलवेज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मान लो पार्टिकल ऐसे चला है तो क्या टोटल पाथ लेंथ का मतलब डिस्टेंस होता है? एनसीईआरटी डिस्टेंस वर्ड यूज नहीं करता है, वो यूज करता है टोटल पाथ लेंथ। लेकिन आप तो जानते हैं ना कि टोटल पाथ लेंथ ही डिस्टेंस होता है। तो बोल रहा है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। पागल हो गया। हाँ, तब होता है जब मोशन स्ट्रेट लाइन है। तो डिस्टेंस ज्यादा है, डिस्प्लेसमेंट कम है, तो गलत नहीं हो गया। द एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल डिफाइंड एज टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम। मैंने डिफाइंड एज डिस्टेंस अपॉन टाइम। एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम ही ना होता है। तो इसने बता भी दिया है कि ऐसा होता है। इज आइदर ग्रेटर देन, मैंने कह रहा है कि एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड जो या तो बड़ा होगा और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। ए सही बोल रहा है क्या? एकदम सही बोल रहा है। पता है ऐसा क्यों है? क्योंकि डिस्टेंस जो होता है ना बाबू, वो बड़ा या बराबर होता है किसके? डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के। तो यही ना, दोनों साइड में टाइम से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा एवरेज स्पीड और ये बन जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। क्लियर है? सही है, आगे बढ़े। तो ये बिल्कुल सही बोल रहा था, बिल्कुल सही। 3 वेक्टर्स नॉट लाइंग इन अ प्लेन कैन नेवर एड अप टू गिवन नल वेक्टर। नल वेक्टर का मतलब हुआ 0 वेक्टर। मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए? और 3 वेक्टर है और तीनों के तीनों सेम प्लेन में। तो 2 वेक्टर्स तो हमेशा ही सेम प्लेन में होते हैं, तो 2 वेक्टर्स को तो आप सेम प्लेन में बना ही ले, लेकिन तीसरे को हम इस प्लेन में नहीं ड्रॉ कर सकते हैं। तो तीसरा प्लेन के बाहर जाएगा। तो तीसरा अगर प्लेन के बाहर चला गया, कभी भी रिजल्टेंट 0 होगा? कभी नहीं होगा। अब आपको एक चौथे की जरूरत पड़ जाएगी कि नहीं? चौथे की याद है, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो कम से कम चाहिए 4 वेक्टर 0 रिजल्टेंट के लिए ना बाबू। हाँ, अगर 3 ही वेक्टर में आपको रिजल्टेंट 0 चाहिए ना, कंफर्म है तीनों का तीनों प्लेनर होगा, अपने को ट्रायंगल बनेगा। और ट्रायंगल कभी भी नॉन प्लेनर नहीं होगा, ट्रायंगल हमेशा प्लेनर होता है। तो ये जो इसने कहा है कि 3 वेक्टर्स नॉट लाइंग इन अ प्लेन कैन
नेवर एड अप, यानी उनको जोड़ के हमको कभी भी जीरो रिजल्टेंट नहीं मिलेगा। ये इसने बिल्कुल सही कहा है। तो पहला, चौथा और पांचवा स्टेटमेंट सही है। क्लियर है? चलिए, ये भी एनसीईआरटी का ही है, 2 पार्ट्स में है। तो पहला पार्ट हम लोग यहाँ देखेंगे, दूसरा आगे देखेंगे। एक्सप्लेन क्लियरली विथ एग्जाम्पल्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट समटाइम कॉल्ड डिस्टेंस ओवर एन interval of time and the total length of the path cover, the total length of the path sometimes not always called distance। जा नहीं समझ में, ये आप नहीं समझे। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट को तो कभी कभी हम डिस्टेंस बोल सकते हैं। अब आप बताइए ऐसा हम कब कह सकते हैं? जब पाथ एकदम, तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं होगा क्या डिस्टेंस के। लेकिन बच्चों, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ पार्टिकल इज ऑलवेज कॉल्ड, ये क्या ऑलवेज कॉल्ड क्या, हाँ, इसको तो हम हमेशा ही डिस्टेंस बोलते हैं। तो आपको इसको और इसको थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करके बताना है कि आखिर दोनों में अंतर क्या होता है। विथ एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल में आप ऐसे बता सकते हैं कि मान लीजिए कि कोई पार्टिकल है, वो सर्कुलर मोशन कर रहा है। नहीं समझ में आया? बोला इसने एग्जाम्पल लेके समझाइए। अरे बोलिए ना। और किसी भी चीज को समझाने का सबसे अच्छा तरीका भी क्या होता है? आप उसको एग्जाम बोलिए कि कोई आदमी है जो आर रेडियस के सर्कुलर ट्रैक में मूव कर रहा है, तो जब वो अपने डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचता है, नहीं समझ में आया, तो टोटल पाथ लेंथ कितना होगा? टोटल पाथ लेंथ कितना होगा? तो पाई आर होगा। लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो कितना होगा? तो बाबू 2r ना होगा, 2r होगा। फिर थोड़ा कंपेयर करके भी बता सकते हैं कि हियर इट इज वेरी क्लियर कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है वो छोटा है किससे? टोटल पाथ लेंथ से। बट इन सम अदर केस इफ पार्टिकल ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी टर्निंग, अरे बोलिए, देन मैग्नीट्यूड ऑफ इज इक्वल टू टोटल पाथ लेंथ। क्लियर है? और जिसको हम लोग डिस्टेंस भी कहते हैं। तो ऐसे हम अंतर समझा सकते हैं। बोलिए ना। ठीक है, तो ये डिस्कशन ही आपसे करवाना चाह रहा है, ये कोई न्यूमेरिकल थोड़े है। अरे ये जानना चाह रहा है कि आपको ये सब पता है कि नहीं, कि दोनों में अंतर होता है। तो आप लिख दीजिएगा, पता है, लिख दीजिएगा कि हमको पता है, आके हमसे भेंट कर लेना है। ये सब डिस्कशन आप करके लिख, जो अपने लैंग्वेज में जितना मन करे आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बोलता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर एन इंटरवल एंड द एवरेज स्पीड ओवर द सेम टाइम इंटरवल। थोड़ा इसको भी हमको एक्सप्लेन करना है। अरे बोलिए कि दोनों में अंतर क्या होता है। तो हम बता सकते हैं कि सिंस डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए हम डिस्टेंस को क्या करेंगे बताइए ना? टाइम से डिवाइड करेंगे, सॉरी, हाँ ऐसा आएगा। और ये डिस्प्लेसमेंट को भी कोई भी काम हमेशा इक्वेशन के दोनों साइड। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो एवरेज स्पीड होगा वो हमेशा बड़ा या छोटा, बड़ा या बराबर होगा किसके? एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड। ऐसा बोल देंगे। हम ये भी बोल देंगे कि ऐसा कब ये बड़ा होगा, कब ये, इफ द पाथ इज क्या? कर्व्ड। अगर पाथ कर्व्ड है तो एवरेज स्पीड बड़ा होगा एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के। लेकिन अगर पाथ स्ट्रेट है और पार्टिकल टर्न नहीं हुआ है तो उस केस में एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। यही डिस्कशन आपसे ये कराना चाह रहा है। अरे हो जाएगा ना? बहुत अच्छा। यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी ने ही कुछ नोट लिखा है कि एवरेज स्पीड ऑफ अ पार्टिकल ओवर इंटरवल टाइम, एज क्या होगा रे? इज ना होगा, इज डिफाइंड एज द टोटल पाथ लेंथ डिवाइडेड बाय द, तो ये तुमको डेफिनेशन बता रहा है। अरे ये एवरेज स्पीड का डेफिनेशन बता रहा है, तो हमको नहीं पता है। ये आपको लोल समझता है एकदम। और आगे बोल रहा है कि शो इन ए एंड बी
दैट द सेकंड क्वांटिटी इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू द फर्स्ट। तो आपको बताना है कि सेकंड में कौन है, सेकंड में एवरेज स्पीड ना है। तो आप ये भी शो करिए कि ये बड़ा होगा या बराबर हो, बड़ा होगा या बराबर होगा। तो क्या हमने ये नहीं शो कर दिया? अरे बोलो ना, ठीक है, ऐसे शो कर सकते हो। और क्या बोल रहा है? ठीक है, व्हेन इज द क्वांटिटी, क्या क्या लिखा हुआ है? किसी के पास एनसीईआरटी है क्या? एक्चुअली ये जो टाइपिंग हुआ है ना, वो बोल के टाइप किया गया है, बोल के टाइप नहीं किया गया, बोल के। तो इसीलिए नहीं होता है कि जब यहाँ पर बोला गया होगा कि एन टाइम इंटरवल, सॉरी इंटरवल ऑफ टाइम इज बोला गया होगा ना, तो अगर तुम लगातार बोल दोगे तब तो वो उसको इज ही लेगा। लेकिन अगर यहाँ तक बोल के रुक जाओगे और सिर्फ इज बोलोगे ना, तो वो एज समझ लेगा, इसीलिए उसने एज लिख दिया था। तो यहाँ पर भी व्हेन इज द क्वांटिटी साइन ट्रू, मिलता जुलता कुछ बताइए। फॉर सिंप्लिसिटी कंसिडर वन डायमेंशनल मोशन ओनली। पता नहीं, ठीक है, समझ रहे हो ना? जो भी पूछ रहा होगा सब हमको आता है पहले से। अ मैन वॉक्स ऑन ए स्ट्रेट रोड फ्रॉम हिज होम टू मार्केट, कितना किलोमीटर बच्चों? बोलो। 2.5 किलोमीटर जाता है, और विथ ए स्पीड ऑफ कितना? 5 किलोमीटर पर आवर। फाइंडिंग द मार्केट क्लोज्ड, पता चलता है कि मार्केट तो इमीडिएटली वो वापस लौट आता है, लेकिन वापस लौटता है वो कैसे? 7.5 किलोमीटर। हो सकता है कि बेचारा पैदल गया होगा, उधर कोई मिल गया होगा दोस्त वगैरह, तो साइकिल से ले आया होगा उसको, थोड़ा 2.5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा की स्पीड से वापस लौटा। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी? यार ये आदमी गया फिर आ गया वापस, तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा? क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जहां से चला वहीं पे पहुंच गया रे, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है और टाइम कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आंसर तो आपका 0 मीटर पर सेकंड ही ना आएगा। ये ऊपर में वेक्टर का साइन इसलिए लगाता हूं क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर? लेकिन एवरेज स्पीड ऑफ द मैन ओवर एन इंटरवल ऑफ क्या? 0 to 30 मिनट, 0 to 50 मिनट एंड 0 to क्या? अब इसका मतलब हुआ कि इस पूरे पाथ का आपको करना पड़ेगा ऑपरेशन। आइए सबसे पहले आदमी को हम t = 0 पर यहाँ से चलाते हैं। यहाँ मार्केट में वो पहुँचता है नहीं, तो अभी कितने देर में पहुँचता है वो तो हमको निकालना पड़ेगा बाबू। ये जा कैसे रहा है? 5 किलोमीटर पर आवर से न जा रहा है। और बताइए कि दूर कितना था? 2.5 किलोमीटर। तो ये 2.5 किलोमीटर था बच्चों। बोलो जल्दी। तो सबसे पहले तो बताओ कि उसको जाने में समय कितना लगा होगा, टाइम कितना लगा होगा। तो हम लोग टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर लें। यूनिफॉर्म मोशन ना है, आप आराम से डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर सकते हैं। डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर और स्पीड है, हाँ स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। मिला जुला के आधा घंटा आया। ये आधा घंटा का मतलब हुआ 30 मिनट। कितना बताओ जल्दी? 30 मिनट। तो यहाँ पहुँचा है वो t = कितना? 30 मिनट पे। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब आप बताइए कि 0 to 30 मिनट, 0 to 50 मिनट एंड 0 to 40 मिनट ना, आपको ये बताना है। तो एक काम करिए, आप यहाँ से देखिए कि वापस इसको आने में कितना समय लगा है। अरे बोलो ना, वापस आने में कितना समय लगा है? तो बताइए। अच्छा, इसको हम लोग ए बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं? बोलिए ना। बी बोल देते हैं। बी फॉर बाजार हो गया, वो मार्केट हो गया। तो ए से बी तक जाने में समय कितना लगा था? 30 मिनट। आप बताइए बी से ए तक वापस आने में कितना समय लगेगा? तो टाइम के लिए काम तो वही किया जाएगा। 2.5 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 7.5 किलोमीटर पर आवर का मतलब हुआ 1/3 आवर का मतलब हुआ 20 मिनट ना। 1 घंटा 60 मिनट का होता है,
चलिए बहुत बढ़िया, 20 मिनट। तो अब हमको समझ में आ गया कि 50 मिनट 40 मिनट समय एक्चुअली कितना कितना होगा ना। आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले पार्ट में हमको कहाँ से कहाँ तक चाहिए, और एवरेज स्पीड होना चाहिए 0 से 30 मिनट। तो 0 से 30 मिनट का मतलब हुआ बस यहाँ से बाजार, यहाँ से बाजार, ठीक है। 0 से 30 मिनट। तो हम लोग एवरेज स्पीड जब लिखेंगे तो लिखेंगे ऊपर डिस्टेंस है, नीचे टोटल टाइम टेकन है। तो डिस्टेंस कितना है 2.5 किलोमीटर डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन कितना है। तो मिनट में मत रखो ना, 1/2 घंटा रखो ना तुम। अरे जब किलोमीटर है तो आवर में रखो। बहुत बढ़िया, ये कितना आ गया 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर पर आवर। और एक सही बात बताऊं तो ये निकालने की जरूरत नहीं। मैंने आपसे कहा है कि जब मोशन यूनिफॉर्म हो तो इंस्टेंटेनियस स्पीड ही एवरेज स्पीड होता है। जब स्पीड बदल ही नहीं रहा है तो उसका एवरेज भी वही ना होगा। तो पहला वाला तो मुंह जबानी बता देते कि यहां से यहां तक तो उसकी स्पीड में बदलाव हुआ ही नहीं है। तो एवरेज स्पीड भी कितना होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड हर जगह 5 किलोमीटर पर आवर है, एवरेज स्पीड भी 5 किलोमीटर पर आवर ही होगा। बोलिए। लेकिन दूसरा वाला हमको बाबू करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो एक बात बताओ ना, यहां से यहां तक आने में कितना समय लगा है, कितना लगा है। लॉजिकली बनाए हम लोग, दिमाग लगा के बनाए। यहां से यहां तक आने में 20 मिनट। तो बताइए ना 40, अच्छा ना ना पहले 50 मिनट वाला निकालना है, सॉरी 50 मिनट वाला नहीं निकालना है, 50 मिनट वाला पहले निकाले थे। 0 से लेके 50 मिनट, क्लियर। बोलो तो क्या किया जाता है, एवरेज स्पीड के लिए क्या किया जाता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस तो बाबू 2.5 किलोमीटर जाना, 2.5 किलोमीटर आना, 5 किलोमीटर है। और टोटल टाइम इसको 50 मिनट लगा है ना। कन्वर्ट करिए, लेकिन आप इसको किस में, घंटा में। आप इसको घंटा में कन्वर्ट करिए तो कितना आएगा। मैं आपकी बात मान लूं कि 5/6 आवर आ रहा है, तो मिला जुला के कितना हो गया, ये 6 किलोमीटर पर आवर नहीं हो गया। 5 से 5 तो कट ना जाएगा। अरे नहीं बोलिएगा। लेकिन रुकिए, मैं आपको एक और बात याद दिलाना चाहता हूं। पता नहीं आपको वो बात याद है कि नहीं। याद है हमने एक बार पढ़ा था कि अगर कोई भी पार्टिकल अपनी पूरी जर्नी का आधा v1 से और अगला आधा v2 से ट्रेवल करे तो एवरेज स्पीड होता है 2v1 v2 डिवाइडेड बाई ये आपको याद है। दिस इज एग्जैक्टली द सेम केस। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि गया है आया है, आधा डिस्टेंस उसने 5 किलोमीटर पर आवर और आधा डिस्टेंस उसने 7.5 किलोमीटर पर आवर से ना ट्रेवल किया है ना। ना पूरी जर्नी का आधा कुछ v1 से, आधा कुछ। तो हम चाहते हैं ना तो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगा के करते तो शायद आ जाता। आइए देख लेते हैं। एवरेज स्पीड के लिए क्या करिएगा, 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2 करिएगा। तो 2v1 की जगह पे 5, v2 की जगह पे 7.5, 5 प्लस कितना 7.5। थोड़ा सॉल्व करके बताइए क्या 6 आ रहा है। 7.5 गुना 2 कितना 15, 15 पचे 75। तब अच्छा ऐसे करते नहीं यार, 5 गुना 2 10, 10 75 और डिवाइडेड बाई कितना आ रहा है 12.5 ना आ रहा है। तो 12.5 आ गया, 12.5 आ गया। बताइए कितना आया। अरे सोचना ही नहीं है रे भाई, तुम लोग सोच क्यों रहे। तुमको लग रहा है कि सर यहाँ फंस जाएंगे, तुमको सोचना ही नहीं चाहिए, तुमको तो ये देख कर बताना चाहिए। आप समझ रहे हैं। तो ऐसे होते हैं स्मार्ट लोग। बाकी लोग क्या होगा कि वो अपना टाइम देखेगा, डिस्टेंस देखेगा, समझ रहे हो। बाकी लोग देखेगा कि यार वो गया और आया तो आधा आधा डिस्टेंस ही ना ट्रेवल हुआ है, अलग अलग स्पीड से। मारो सीधे 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस, और आंसर एक बार फिर से आ जाएगा 6 किलोमीटर। कोई डिस्टेंस नहीं ढूंढना है, कोई टाइम आपको नहीं ढूंढना है। क्लियर है। चलिए अगले पार्ट में आपको बताना था कहां से लेकर कहां तक, 0 to 40 मिनट, कहां से कहां तक बताना है। तो एक काम करते हैं ना बाबू, हम लोग थोड़ा लॉजिकली देखते हैं। यहां से यहां तक आने में उसको 20 मिनट लगा है। 40 मिनट का मतलब क्या हुआ कि यहां से यहां तक 30 मिनट।
फिर अगला आपको नहीं लग रहा एग्जैक्ट बीचों बीच होगा, यानी 1.25 किलोमीटर, 1.2 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 1.25 किलोमीटर पे ही ना होगा। तो बताइए अगर हमको एवरेज स्पीड चाहिए तो ऊपर डिस्टेंस लिखें, आना था 5 किलोमीटर, नहीं 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 2.5 में, सॉरी, आना था, आज जाना है 40 मिनट का मतलब हुआ 30 मिनट, और अगले 10 मिनट का मतलब हुआ अभी बीचों बीच हो गया, क्योंकि 20 मिनट में तो यहाँ पहुंच जाने वाला है। तो 2.5 किलोमीटर प्लस 1.25 किलोमीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 40 मिनट ना, आप उसको घंटा में कन्वर्ट करिए। मिनट को घंटा में कन्वर्ट करने आता है, आप 60 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ रहा है 2/3, इतना घंटा ना है ये बताओ कितना आ रहा है 3.75, 3.75 3 कूद के जाएगा ऊपर, डिवाइडेड बाई कितना, इतना किलोमीटर पर आवर, वट एवर जो भी आ जाए। कुछ समझ में आ रहा है? आप लोग पहले से ये ट्राई किए थे, कभी ट्राई किए थे ना, तो इधर आना ट्राई करिए, क्या ना, समझ रहे हो? क्या बात करते हो? तो आंसर तो एनसीईआरटी से ही लिया गया होगा। एनसीईआरटी में गलत दिया है कि मैंने गलत दे दिया? मेरा गलत है? अच्छा, हो सकता है। लाओगे? लाओ बाबू लाओ। कौन सा? 6 नंबर? पहले तो मैं समझ नहीं पा रहा। अच्छा, एक्सरसाइज का ना 6 नंबर। अच्छा, पता नहीं कि क्यों ऐसा हुआ है। आप अभी सामने हम लोग देख लिए ना, यही सब आंसर होगा। ऐसा नहीं ना कहीं कुछ हम लोगों ने मिस्टेक किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, ये बोल रहा है कि पिछले 2 क्वेश्चंस जो किए हम लोगों ने, तो हम लोगों ने देखा कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर नहीं होता। जैसे इसी क्वेश्चन में देखिए ना, एवरेज वेलोसिटी कितना आया था? 0 आया था। लेकिन एवरेज स्पीड जो है वो एक केस में आया था 5 किलोमीटर पर आवर, एक केस में आया था 6 किलोमीटर, एक केस में सॉल्व कर लेना जितना भी आ जाए। बोलो, तो ये पार्ट जो बोल रहे हैं ना कि पिछले 2 क्वेश्चंस में हम लोगों ने काफी डिस्कशन कर लिया किसके बारे में, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में काफी डिस्कशन कर लिया। लेकिन ऐसे डिस्कशन की आवश्यकता, ऐसे डिस्कशन की रिक्वायरमेंट नेसेसरी नहीं है। किसके लिए? नो सच डिस्कशन इज नेसेसरी व्हेन वी कंसीडर इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसमें ये डिस्कशन हम लोग इसलिए नहीं करते हैं ना, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हमेशा ही इंस्टेंटेनियस स्पीड कहा जाता है। तो इसमें अलग से डिस्कशन की जरूरत पूछ रहा है, ऐसा क्यों एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बराबर नहीं आता था, लेकिन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड हमेशा ही बराबर क्यों होता है? तो इसलिए होता है क्योंकि एवरेज में हमको फाइनाइट टाइम इंटरवल लेना होता है। फाइनाइट टाइम इंटरवल में पाथ कर्व्ड भी हो सकता है। अगर पाथ कर्व्ड हो गया तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर, और अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर नहीं हुआ तो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड भी बराबर। लेकिन इंस्टेंटेनियस में हमको इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल लेना होता है, और इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल में जो पाथ होगा वो स्ट्रेट ही होगा। नहीं समझे? और अगर पाथ स्ट्रेट हुआ तो डिस्टेंस माने छोटा सा डिस्टेंस और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल होगा। नहीं समझ में आया? तो चूंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो गया, अरे छोटा सा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड छोटे से डिस्टेंस के बराबर होगा ना, तो करना क्या है, बस टाइम से ही तो डिवाइड कर लेना है। तो ये बन गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और ये हो गया इंस्टेंटेनियस स्पीड। नहीं, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में मैग्नीट्यूड लेने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि ये तो अपने ही मैग्नीट्यूड है। अरे बोलो, तो ये हम बता देंगे कि इंस्टेंटेनियस वाले केस में
पाथ टाइम इनफाइनाइटली स्मॉल, पाथ लगभग स्ट्रेट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर, इसीलिए वेलोसिटी और स्पीड भी बराबर। क्लियर? ठीक है। हाँ, अब ये सब बेकार की बातें हैं, नीट समझिएगा। वो सीबीएसई पीएमटी जब पढ़िएगा ना उसको क्या समझिएगा, वो सब नीट है। नीट 2000, अ पार्टिकल इज constrained to move on a straight line path, it returns to the starting point after 10 सेकेंड। वो बेचारा जाता है या फिर वापस आ जाता है, और टोटल समय उसको कितना लगता है बताओ, 10 सेकेंड समय लगता है। बोल रहा है द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इज 30 मीटर। ये तो जाहिर सी बात है 15 मीटर गया होगा, 15 मीटर आया होगा, ऐसा ठीक है। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज फॉल्स, कौन इसमें गलत है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज 0, ये तो सही है, ये तो सही है, ठीक है, तो ये सही है, तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ऑप्शन हमारे लिए सही, क्योंकि हमको गलत वाले को ना टिक करना है। तो अब ये जोश जोश में आके यहाँ मत फंस जाना, जोश जोश में आके यहाँ पे मत फंस जाना कि जो वो गलत बोल रहा है उसको तुम, हाँ वो गलत पर टिक लगाने को बोल रहा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं रहा। एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 3 मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो ये भी सही है, क्योंकि एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, तो ये भी सही है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 30 मीटर, तो यही हमारा सही ऑप्शन। ठीक है, हमको फॉल्स ही चुनना था, यही ना फॉल्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A passenger arriving in a new town wishes to go from the station to a hotel located 10 किलोमीटर away on a straight road from the station। चलिए, ये है आपका स्टेशन, ये है आपका होटल, और ये एकदम सीधा है, कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर, ठीक है। और डिसऑनेस्ट कैबमैन, ये कभी भी आप किसी अनजान शहर में जाइएगा, इस क्वेश्चन से आपका पाला पड़ेगा, वो होगा बगले में, समझ रहे हो। मान लो कि तुमको स्टेशन से जाना है, मान लो ट्रिपल क्राउन होटल देख रहे हो, उसमें जाना है, तो क्या करेगा कि उधर से ले लेगा हरिवाटिका होता हुआ, उधर चेक पोस्ट होता हुआ, समझ रहे हो, इधर से हाँ, इधर लाल बाजार होता हुआ, फिर कमलनाथ नगर में से घुसाएगा, बोलेगा कि 500 रुपया हो गया। वो बेचारा क्या जानता है कि वो सीधा जा सकता था। ठीक है, मैंने भी झेला है ये, है ना। तो ऐसा ही कोई डिसऑनेस्ट कैबमैन है, और क्या करता है कि टेक्स हिम अलोंग अ सर्कुशियस पाथ, नहीं सर्कुशियस लिखा हुआ है, वो सर्कुशियस का मतलब सर्कुलर नहीं होता है, किसका मतलब घुमा के ले गया है, घुमाने का मतलब सर्कल में ही थोड़ा होता है, सर्कुशियस का मतलब हो गया घुमा के ले गया है, सर्कुलर का मतलब हुआ एकदम ले गया हुआ ऐसा। तो कौन से शहर में एकदम ऐसा रोड तुमको मिल जाएगा, लेकिन घुमा फिरा के, तो एगो नया टर्म आपने सीखा कि आप घूम फिर के जा रहे हैं, तो आप सर्कुशियस पाथ को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और ले घुमा फिरा के टोटल 23 किलोमीटर का बिल बनाएगा, क्योंकि वो तो मीटर पे चलता है। एंड रीचेस द होटल इन 28 मिनट्स। What is the average speed of the taxi and magnitude of average velocity? क्या आप सही में चाह रहे हैं कि मैं ये बनाऊं? आपको डिस्प्लेसमेंट पता ही है, आपको डिस्टेंस पता ही, अरे तुमको टाइम भी, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करोगे, बस तुम 28 मिनट को या तो आवर में कन्वर्ट कर लेना, 60 से डिवाइड करके, तो आंसर किलोमीटर पर आवर में लाना आना, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करके ये तो आपका मीटर में कन्वर्ट हो ही जाएगा, तो मीटर पर सेकंड में आप देख लीजिएगा फाइनल आंसर किस फॉर्म में है। ठीक है, करने की जरूरत नहीं ना है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एवरेज स्पीड दे देगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम बैक चलेगा, एवरेज वेलोसिटी दे देगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम एवरेज स्पीड दे देगा। आगे बढ़ते हैं। ये आईआईटी ने पूछा था 1999 में, कह रहा है कि एक पार्टिकल ए से बी जाता है और उस बेचारे को समय कितना लगता है, 1 सेकंड। बाप रे, क्या हो गया था आईआईटी को इस साल है। रेडियस भी उसने दे दिया है 1 मीटर। आपसे बोल रहा है कि थोड़ा मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी बताइए। अरे तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता है,
डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड अपॉन, अब बताओ ना डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो 2 मीटर नहीं है, टाइम 1 सेकंड, तो 2 मीटर पर सेकंड, आंसर नहीं हो जाएगा ये। 4 नंबर IIT नहीं, NCERT 4.9, NCERT 4.9 कहता है कि अ साइकिलिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर O ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस कितना। चलिए सबसे पहले सर्कुलर पाथ ड्रॉ करिए उसके सेंटर से, हाँ जो कि 1 किलोमीटर का रेडियस वाला है, सेंटर से वो स्टार्ट करता है, कहाँ गया, कहाँ भाग गया, हाँ रीचेज एज पी, तो पहले ओ से पहुंचता है कहाँ, अब देखो उसका पाथ कैसा है, पहले सेंटर से यहाँ पहुंचता है, वेरी गुड, ऑफ द पार्क, देन साइकल्स अलोंग द सर्कमफेरेंस, उसके बाद वो सर्कमफेरेंस एंड रिटर्न्स टू द सेंटर अलोंग QO एज शोन इन द फिगर। धैत तेरे की फिगर दिया है क्या, ओ सॉरी यहाँ छूट गया है मुझसे, तो ओ तो यहाँ से पहले वो यहाँ जा रहा है, बोलो बाबू, पहले यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, और शायद इस पॉइंट को क्यों अब वापस ऐसा लौट आता है, अभी फालतू बात ही पूछ रहा होगा, बोल रहा होगा इफ द राउंड ट्रिप टेक्स कितना 10 मिनट, देन व्हाट इज द नेट डिस्प्ले, अरे तो नेट डिस्प्लेसमेंट 0, पहला पार्ट तो ऐसा ही हो गया 0, जहां से चला वही पहुंच गया, दूसरा एवरेज वेलोसिटी, तो ये भी हो जाएगा 0 क्योंकि एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और तीसरा बोल रहा है एवरेज स्पीड ऑफ द, एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस ना निकालेंगे, ए बाबू रे तो ये 1 किलोमीटर, ये भी 1 किलोमीटर, और ये हो जाएगा 2 पाई r बाई 4, यानी पाई r बाई 2, आप कर लीजिएगा, r आपको पता है ना 1 किलोमीटर, नहीं समझना है तो आप करिएगा ना, आपको एवरेज स्पीड निकालना है, तो 2 पाई r बाई 4, ये तो हो गया डिस्टेंस, और डिवाइडेड बाई टाइम, तो टाइम में काम करिएगा, मिनट को घंटा में कन्वर्ट कर लीजिएगा, तो 1/6 घंटा नहीं हो गया, r की जगह पे आप 1 किलोमीटर डाल के पुट पाट करके आंसर ले आ लीजिएगा, ठीक है। 12 हुआ, जल्दी बताइए, अ पार्टिकल कवर्स हाफ ऑफ टोटल डिस्टेंस विथ v1 एंड रेस्ट हाफ विथ स्पीड v2, फॉर्मूला क्लासरूम में डिराइव किया है, आंसर कौन सा हो जाएगा डी, कोई डाउट नहीं। चलिए ये भी बोलता है कि अ कैट मूव्स फ्रॉम x टू y विथ यूनिफॉर्म स्पीड कितना u, वाओ क्या स्पीड है ना, इसको vu बोलो ना, अच्छा u vd ऐसा दिया हुआ है, ए जो भी हो यार, u हो vu हो जो भी हो, समझ, एंड रिटर्न्स वापस रिटर्न हो जाता है कुछ vd स्पीड से, तब बोलता है कि एवरेज स्पीड कितना होगा, दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ हाफ डिस्टेंस, कोई बात नहीं है, वो सीधा चलिए चाहे जाकर वापस आइए, डिस्टेंस में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो आपको नहीं लग रहा है कि आधा डिस्टेंस इसने u से और आधा डिस्टेंस इसने vd से ट्रेवल किया है, तो क्या होगा आंसर 2 vd इंटू u डिवाइडेड बाई vd प्लस u, तो क्या हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, क्लियर है। अब देख रहे हो कैसे, अगर हमको ये सब याद है तो हम एकदम देख के टिक लगाएंगे, आगे बढ़ेंगे, आप समझ रहे कैसे लोगों का 720 में 720 आता है, ये सब कुछ नहीं है, बढ़िया से अगर पढ़े रहोगे ना, देखते देखते सब आता है। चलो बताओ, ये सब नीट का क्वेश्चन है, पिछला वाला भी नीट है, ये भी नीट है, तो नीट इसी लेवल का पूछता है, बोल रहा है कार कवर्स द फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस बाई कितना, ये पहला हाफ कितना 40 किलोमीटर पर आवर है, दूसरा हाफ कितना 60 किलोमीटर पर आवर, एवरेज स्पीड बताओ, हेलो, तो एवरेज स्पीड के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60 नहीं करेंगे हैं, जो भी आ जाए हो जाएगा। चलो ये बताओ, अ कार कवर्स और डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, 14 का आंसर आ रहा है ए नंबर, हाँ बी नंबर हम लोग का आंसर दिया है 40 किलोमीटर पर आवर, आंसर गलत है, वो एकदम सीना तान के आंसर गलत कही, आप समझ रहे हैं, घबराइए नहीं उसके लिए, आप अपने पर भरोसा करिए ना, हाँ बी नंबर आ रहा है, ठीक है वेरी गुड। 15 नंबर, कार मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ कितना 200 मीटर चलता है, इट कवर्स फर्स्ट हाफ विथ डिस्टेंस, ये तो चाट रहा है यार, ये हमसे नहीं हो जाएगा,
देखना, 1 मिनट देखना तुम आराम से। 200 मीटर इसको चलना है, तो पहला 100 मीटर वो चलता है कैसे, 40 किलोमीटर पर आवर से, और दूसरा सेकंड वो नहीं बता रहा है, भी से। बोलो जल्दी। अब बोल रहा है कि किस स्पीड से चले कि एवरेज स्पीड कितना आ जाए, एवरेज स्पीड कितना आ जाए, 48 किलोमीटर। तो हम जानते हैं ना कि एवरेज स्पीड जो होता है वो होता है v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस, लेकिन सामने में 2 होता है, तो हम लोग इसकी जगह पे रख देंगे 48, नहीं रख देंगे एवरेज की जगह पे, और 2 v1 की जगह पे रख देंगे 40, और v की जगह va रहने देंगे, और डिवाइडेड बाई 40 प्लस v। पूरे इक्वेशन में यही ना v अननोन है, इसको उधर लेके जाएंगे, ऐसा गुना भाग करके आंसर नहीं ला। कितना आ रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। एक ही फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है लगातार पिछले 4-5 क्वेश्चंस में। बहुत अच्छा। हाई बताओ, अ बस ट्रेवलिंग फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ कितना, 10 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 1/3 20 किलोमीटर पर आवर, नेक्स्ट 1/3 40 किलोमीटर, सॉरी 60 किलोमीटर पर आवर। तो बताओ बाबू, बताओ जल्दी। अभी इसको कैसे बताओ, 10 किलोमीटर पर आवर, इसको कैसे 20 किलोमीटर पर आवर, इसको कैसे 60 किलोमीटर। नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करो ना, इसको मानो x, इसको भी मानो x है, इसको भी क्या मानो, टाइम। अगर ये t1 है तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम होता है। बोलो ये t2 ये कितना होगा, ये कितना होगा, नहीं समझ में आया। हमको एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस का मतलब 3x ना, x कितना, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, x बटा 10 प्लस x बटा 20 प्लस x बटा कितना 60। एक काम करिए, ऊपर वाले 3x को तो रहने दीजिए, नीचे वाले x को कॉमन ले लीजिए, तो 1 बटा 10 प्लस 1 बटा 20 प्लस 1 बटा कितना। नहीं समझ में आ रहा है ना आपको, जबरदस्ती आप लोग बोल रहे हैं। भाई x कटा 3 डिवाइडेड बाई, चलिए एलसीएम बताइए, 60 होगा, तो यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 1। बताइए 60 कूद के ऊपर गया तो 6 3 का 18, 180 डिवाइडेड बाई 3 1 4 6 कितना 10, मिला जुला के क्या 18 नहीं आ गया, ये 18 किलोमीटर पर आवर। ये नहीं समझ में आया, अरे यार 1/3 तो x ले लिए हम लोग, 3 को x ले लिए, ठीक है। ये बताइए, पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड कितना, बहुत बढ़िया, दिस इज द सर्कुलर पाथ, पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। बोल रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट मूव्स थ्रू एन एंगल कितना 60 डिग्री। तो मान लो बाबू कि जिस समय वो यहाँ है, नहीं समझ में आया, उस समय मान लो कि वो कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री। तो ये तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी हो गया जिसका मैग्नीट्यूड यही है, और ये तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी हो गया और इसका भी मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकेंड ही है। हमको बताना है चेंज इन वेलोसिटी का मतलब हुआ फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, और ये हम लोगों ने पढ़ा है। हमने पढ़ा है कि वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होता है √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा। याद आया, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर नाम के टॉपिक में पढ़ा है ना हम लोगों ने, ये बहुत बढ़िया। तो हो गया, बताओ जल्दी, a की जगह पे vf है, b की जगह पे vi है, तो a² का मतलब हुआ तो 10 का स्क्वायर प्लस b² का भी मतलब हुआ 10 का स्क्वायर। मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, -2 इंटू 10 इंटू 10 इंटू और cos कितना, आप जानते हैं ना cos 60 डिग्री 1/2 होता है, 2 से 2 कट गया, तो मिला जुला के बताइए 100 और यहाँ भी क्या मिलेगा, तो 200 माइनस 100 कितना अंडर रूट और अंडर रूट 100 का मतलब क्या होगा 10 मीटर पर सेकेंड। चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा 10 मीटर पर सेकेंड। नहीं समझ में आया, इसी को दूसरे तरीके से बताऊं, ये देखो, ये इनिशियल था, मैग्नीट्यूड कितना था, फाइनली यहां पहुंचा, बोलो बाबू मैग्नीट्यूड कितना है, हमको करना क्या है v फाइनल माइनस v इनिशियल ना करना है, इसका मतलब हुआ v फाइनल प्लस माइनस और v, यानी v फाइनल जैसा है वैसा ही रहने दीजिए,
आई इनिशियल वाले को पलट दीजिए। तो कहने का मतलब है कि वी फाइनल इधर 60 डिग्री का एंगल बना के था, उसको वैसे ही रहने दीजिए, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है। अभी इनिशियल को पलट के ना जोड़ना है हमको, ये ना हुआ माइनस ऑफ वी इनिशियल, मैग्नीट्यूड में ये भी कितना है, कौन बताएगा ये 120 डिग्री है कि नहीं। अब इन्हीं दोनों को ना जोड़ना है। अब आप याद करिए जब हमने पढ़ा था कि दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम और उनके बीच का एंगल अगर 120 डिग्री हो तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी वही होता है। ये अगर ये तो ये भी ए ही होता है। अरे बोलो, तो फोटो ड्रॉ करके भी चाहे तो हम बना सकते हैं। अरे वी फाइनल प्लस माइनस और वी इनिशियल ही ना आपको निकालना है। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये जो चीज है वो भी 10 मीटर पर सेकंड ही आएगा। तो आप तो ये फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। यानी ओवरऑल आंसर जेईई मेन सन 2019 का क्या आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। और 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग। अभी जस्ट कहीं क्लास नहीं ना आप लोगों का। अच्छा, ये सब समझ में आ रहा है। मैंने स्पीड बहुत ज्यादा तेज नहीं ना है। नहीं, स्पीड तेज होगा ही, उधर नहीं होगा, इधर। क्योंकि इधर मेरा एक्सपेक्टेशन है कि कम से कम आप क्वेश्चंस से जान पहचान करके आइए। एक बार पढ़िए, उसके साथ जूझिए थोड़ा सा, बने ना बने बाद की बात है। तो पहले से जान पहचान रहेगा तो उसके लिए ये स्पीड कोई मायने नहीं रखता है। फिर जाके बनाना है हम लोगों को, फिर जाके नहीं बनाएंगे जो हमसे नहीं बना था। 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, 45 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ ब्रिज ऑफ 850 मीटर। बहुत बढ़िया, ये है तुम्हारा ब्रिज। क्या है बताओ, और लंबाई बेचारे का कितना है, 850 मीटर। अभी ट्रेन अभी इस पे चढ़ने वाला है 150 मीटर का। तो ये हो गया इनिशियल सिचुएशन। नहीं समझ में आया। ये ट्रेन जब पूरी तरीके से ब्रिज को क्रॉस कर जाएगा तो ट्रेन यहाँ ना होगा। आप बताइए 150 मीटर, आप बताइए ट्रेन ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। देखिए आप नहीं समझ पाए कितना है। देखते हैं आप लोग ये बता पाते हैं कि नहीं। ट्रेन यहाँ है, अब जैसे चढ़ गया तो अभी वो ब्रिज पे है। तो ये चढ़ा, अब क्या ब्रिज से उतर गया। ब्रिज से उतरने के लिए गार्ड का बोगी भी उतर जाना चाहिए। तो आप बताइए कि ट्रेन इस दौरान टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। 1000 मीटर। आगे 1150 मीटर। कितने लोगों को 1150 लग रहा है। अभी बोल तो रहे हो तुम लोग। सुनो ना, घबराओ मत। तुम या तो इंजन देख लो ना तो गार्ड का बोगी देख लो, किसको देखना चाहते हो। तब मान लो कि अभी इंजन यहाँ है, अभी इंजन तो इंजन यहाँ से यहाँ आया है तो इसका मतलब हुआ ये टोटल 1000 मीटर ना हुआ, तो हो तो गया रे बाबू। डिस्टेंस कितना है, 1000 मीटर। स्पीड कितना है, माने एक किलोमीटर। 1 किलोमीटर ना, शायद मीटर में बताना है तो रहने दो। स्पीड कितना है, किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा मीटर पर सेकंड में। कैसे कन्वर्ट होगा, तो 45 गुना 5 बटा मीटर पर सेकंड। और टाइम के लिए किया जाता है डिस्टेंस अपॉन क्या, तो टाइम नहीं निकल जाएगा। ऑब्वियसली आपने निकाला होगा, कितना आ रहा है, 80 सेकंड आ रहा है। क्लियर है। ये एनसीईआरटी का 4.25 क्वेश्चन कहता है एन एयरक्राफ्ट इज फ्लाइंग। तो रहने दीजिए, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम लेगा।